पेश खिदमत है कहानी हमजाद का 15वां हिस्सा। नाहिद ने मुझे कत्ल कर दिया और उसके बाद हमजाद मेरा कटा हुआ सर लेकर उसी खानकाह में आ गया जहां इससे पहले भी एक बार मेरा कटा हुआ सर उठाकर हमजाद ले आया था। और फिर रजिया ने मेरी खातिर अपने मंगेतर अख्तर को कत्ल कर दिया था और उसके जिस्म के साथ मेरा जिस्म जोड़ दिया गया था। आज फिर उस जिस्म को मैं खो चुका था। मापारा की मदद की वजह से नाहिद ने मुझे कत्ल कर दिया। मेरा सर उसने तलवार से उड़ा दिया था और उन दोनों के गार से निकलने के बाद हमजाद उसे उठाकर इसी खानकाह में ले आया। हमजाद ने यहाँ पहुंचकर मुझे बताया कि अब रजिया की शादी होने वाली थी। हजार फितना सामानियों, अयाशियों और हरजाईपन के बावजूद रजिया के लिए मेरे दिल में एक जगह थी। उसके लिए मैंने अपने दिल में हमेशा नरम गोशा महसूस किया था, जैसे मैं उसे चाहता हूँ। गालिबन इसका सबब यह था कि रजिया ही वो पहली लड़की थी जो मेरी जिंदगी में आई थी, मगर वक्त और हालात ने मुझे उससे बहुत दूर कर दिया था। मुझे इतनी मोहलत न मिल पाई कि मैं दोबारा बदायूं आकर उससे मिल सकता। मुझे इतराफ है कि अपने मजाज के हरजाईपन के सबब मैंने उस अरसे में उसे कभी याद नहीं किया, लेकिन अब जबकि मैं बदायूं पहुंच चुका था, एक एक करके मेरी तमाम यादें ताज़ा हो गई थी। रजिया ऐसी नहीं थी कि उसे किसी तरह भुलाया जा सकता। वो रजिया ही तो थी जिसे देखकर पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं भी जवान हूँ। मेरे दिल में भी कुछ उमंगे हैं, कुछ हसरतें हैं, मेरे जिस्म के कुछ तकाजे हैं। मैं उसे कैसे भूल जाता। और फिर जब मालूम हुआ कि वो मेरे बच्चे की माँ बन गई है तो मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी और बढ़ गई। उसने ये सब दुख मेरे लिए ही तो बर्दाश्त किए थे। हमजाद के साथ ही मैं ख्यालों में खो गया था। मुझे नहीं मालूम कि हमजाद क्या सोच रहा था। मैंने आंखें खोली तो वो गायब था। हमजाद कहाँ चला गया? अभी तो वो यहीं था। मैं बुड़बुड़ाया। ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर मैं उलझन में मुतला हो गया। आखिर हमजाद क्या कहना चाहता था? जो कहते कहते वो रुक गया था। वो बेसबब तो कहीं नहीं गया होगा, मैं सोच रहा था, मगर मुझे उसके बारे में तशवीश जरूर थी। इसलिए मैंने आंखें बंद करके उसका तस्वुर किया ताकि मालूम कर सकूं कि वो कहाँ है। मैंने हमजाद को एक पुरानी और नीम शिकस्ता सी हवेली में दाखिल होते देखा। हमजाद आगे बढ़ते बढ़ते एकदम चौंका। गालिबन इससे पहले कि वो कुछ कहता मेरे होंठों को हरकत हुई। मैं जानता हूँ कि तुम यकीनन किसी जरूरी काम से मुझसे जुदा हुए हो। तुम जिस काम से गए हो, रवाना हुए, वो पूरा करो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हमजाद ने अपनी पुरस्रार कुव्वतों के जरिए वो सब सुन लिया जो मैंने उससे कहा था। वो मेरी किसी बात का जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया। मैंने सोचा था कि हमजाद को देखकर और उसकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैं अपना सिलसिला तस्वुर मुनक़ता कर दूं। तजस्सुस ने मुझे ऐसा न करने दिया। मैं फौरी तौर पर जानना चाहता था कि हमजाद मुझसे बात करते करते अचानक कहाँ गायब हो गया और क्यों। मेरा तस्वुर हमजाद के ताकुब में था। हमजाद नीम तारीकी वाला दरवाजा बूर करके हवेली में दाखिल हुआ और दाएं तरफ बने हुए एक बड़े से कमरे में घुस गया। कमरे के फर्श पर दबीर कालीन बिछे हुए थे और दीवार के सहारे गांव तकिए रखे हुए थे और एक तरफ बड़ी सी मसहरी पर कोई नौजवान और खूबसूरत शख्स नीम दराज था। ये नौजवान मेरे लिए अजनबी था। मैंने उससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। कमरे में नौजवान के अलावा दो अफराद और भी मौजूद थे जो गाँव तकियों से कोहनियां टिकाए नौजवान से मसरूफे गुफ्तगू थे। हमजाद के कमरे में दाखिल होते ही न जाने क्या हुआ कि उन सब के चेहरों पर खौफ सा नजर आने लगा। शायद उन्होंने कमरे में किसी नादीदा वजूद को महसूस कर लिया था। वो सभी बहुत गौर से हर सिमत का जायजा ले रहे थे। वो आपस में गुफ्तगू करते करते अचानक रुक गए थे। उनके चेहरों से अजीब सी उलझन का इजहार होने लगा था, कोई ऐसी उलझन जिसका इजहार वो एक दूसरे से नहीं कर सकते थे। आखिर वो कहते भी क्या? बस गैर महसूस तौर पर कमरे की फिजा उन्हें भारी भारी महसूस होने लगी थी। मैं इस बात से बाखबर था कि नादीदा हस्तियां नजर न आने के बावजूद किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देती हैं। उसके साथ नादीदा हस्तियां खुसूसन हमजाद इस बात पर भी कादर होती हैं कि उन्हें अपने वजूद का एहसास न होने दें। मगर जब हमजाद ने उन्हें अपने वजूद का एहसास दिलाया था तो यकीनन ऐसा करने में उसकी कुछ मसलहत जरूर होगी जिससे मैं बेखबर था। मैंने देखा कि हमजाद नौजवान की आंखों में आंखें डाले हुए खड़ा है। नौजवान जैसे ख्वाब के आलम में उसे देखे जा रहा था, एक ही सिमत। फिर यही अमल कमरे में मौजूद बाकी दो अफराद के साथ दोहराया गया। कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी, लेकिन हमजाद ने उसे खोलना जरूरी न समझा क्योंकि वो इस बात पर कादिर था कि बंद दरवाजों से गुजर सके, और वो बंद दरवाजे से गुजर भी गया। मेरा तस्वुर अभी तक उस कमरे तक महदूद था। मैंने देखा कि हमजाद के जाने के बाद वो सभी एकदम चौंक पड़े और एक दूसरे की तरफ हैरत से देखते हुए बोले, क्या हो गया था हमें? हम बातें करते करते एकदम अचानक खामोश क्यों हो गए थे? पता नहीं क्या हुआ, मुझे बस जैसे किसी ने मेरी कुव्वते गोयाई सल्ब कर ली थी। मसहरी पर नईम दराज नौजवान ने उठते हुए कहा। यही हम सब ने महसूस किया था, बाकियों ने भी कहा। कहीं ये मकान असेब ज़दा तो नहीं? फर्श पर बैठे हुए मुतवसत उम्र शख्स ने कहा। नहीं, खैर ऐसी कोई बात नहीं। मेरी इतलात के मुताबिक यहाँ अक्सर सरकारी मेहमान आकर ठहरते ही रहते हैं, नौजवान ने जवाब दिया।
उनकी बातों से मुझे उनके बारे में कोई अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो कौन है और हमजाद उनके पास क्यों और किस गर्ज से गया था, और मुझसे या हमजाद से उन लोगों का क्या ताल्लुक है। मैं उसी ताल्लुक की तलाश में वहां तक गया था और मैंने ताल्लुक तलाश कर लिया है। हमजाद की आवाज ने मेरे सिलसिले तस्वुर को मुनक़ता कर दिया और मैंने एकदम आंखें खोल दी। मैं उनमें उलझ कर ये भूल गया था कि चंद ही लम्हों बाद खुद ब खुद हमजाद मुझ तक पहुंच जाएगा और मुझे उन लोगों के बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये मुमकिन था कि रजिया को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए और किसी दूसरे जरिए से आपके लिए जिस्म हासिल करने की कोशिश की जाए, लेकिन अब ऐसा करना खुद रजिया के लिए खतरनाक हो सकता है। मैं सोच रहा था कि जब रजिया के दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत नहीं रही तो उससे दोबारा राब्ता पैदा करना बेसूद है। मुमकिन है कि वो जो नई जिंदगी कबूल कर रही है वो उसके लिए खुशगवार मुस्तकबिल की जमानत हो। रजिया ने आपके लिए अपनी जिंदगी तबाह कर ली थी। अगर अब उसका घर बस रहा है तो आप से इसार की दरख्वास्त करना, मगर अब ऐसा हुआ तो वो तबाह हो जाएगी। हमजाद मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। रजिया के बारे में मेरा तजस्सुस कुछ और बढ़ गया था। हमजाद ने रजिया के बारे में जो कुछ सोचा था उससे मुझे भी इत्तेफाक था और ऐन मुमकिन था कि अगर हमजाद मुझे ये मशवरा देता कि मैं रजिया को उसके हाल पर छोड़ दूं तो मैं उसकी बात मान लेता। मैं उसकी जिंदगी तबाह होने का सबब था। अगर दोबारा ऐसे मौके पैदा हो रहे थे जिनसे वो बेहतर और खुशगवार जिंदगी गुजार सके तो मुझे क्या एतराज हो सकता था, और इस सूरत में तो किसी परेशानी की बात रह ही नहीं जाती थी। जबकि हमजाद भी इस बात पर आमादा था कि वह मेरे लिए किसी और जरिए से जिस्म हासिल करे। अगर रजिया ने माजी में कुर्बानी दी थी और अब मुझे उसके लिए कुर्बानी देने में कोई यार नहीं था, मुमकिन था कि ये सब कुछ होता और मैं किसी तरह अपने जी को समझा लेता। इस तरह मेरे बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर होने के भी इम्कानात थे। उसे भी एक सहारा मिल जाता। लड़कियां सारी उम्र माँ बाप के घर नहीं गुजारती, मुझे इस बात का बखूबी एहसास था। मजबूरी की बात दूसरी है। हर शख्स अपने माशरे में बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मुतमन्नी होता है। अगर रजिया के माँ बाप की ये ख्वाहिश थी तो उसे किसी तरह बेजा नहीं कहा जा सकता था, लेकिन मुझे हमजाद से जो कुछ मालूम हुआ उसे जानने के बाद अगर मैं रजिया को उसके हाल पर छोड़ देता तो ये उस पर मजीद जुल्म होता। उसके दिल में दोबारा आपकी मोहब्बत पैदा की जा सकती है और आप जानते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, हमजाद ने कहा। हाँ, मेरे ख्याल से यही मसले का हल भी है। मगर मैं कहते कहते रुक गया। आप कुछ कहते कहते क्यों हिचकिचा रहे हैं? किसी की तकदीर बदलना मेरे इख्तियार में है, न आपके इख्तियार में। मैं अपनी पुरस्कार कुव्वतों को इस हद तक बरूएकार ला सकता हूँ जहाँ तक मैं इम्कान हूँ। जिन खदूत पर हमने सोचा है उनमें रजिया का मुस्तकबिल क्या बनेगा ये एक अलग मसला है, लेकिन ये तयशुदा बात है कि इस तरह एक तरफ तो आप एक जिस्म हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, दूसरी तरफ रजिया का भी मुमकिन तबाही से बचना मुमकिन हो सकेगा। फिलहाल हमारे लिए इतना ही काफी है। हमारी पहली जरूरत अपनी तकमील है, बाद में जो कुछ होगा उसे संभाला जा सकता है। मुमकिन है वक्ती तौर पर हालात हमारे काबू में ना रहें, इसलिए कि मेरी तमाम पुरस्कार कुव्वतें उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकती जब तक आप नए जिस्म से पूरी तरह राब्ता पैदा न कर लें। इस दौरान रजिया के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन उन मुश्किलात पर बाद में काबू पाया जा सकता है। हमजाद की बात मेरे दिल में पैदा होने वाले अंदेशे और वसवसे खत्म हो गए। रजिया के बारे में उससे मुझे सब कुछ मालूम हो चुका था, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद भी मेरे दिल में मुस्तकबिल के बारे में एक तजस्सुस बहरहाल बरकरार था कि न जाने वो सब कुछ हो पाए या ना हो पाए जो मैंने और हमजाद ने सोचा और तय किया है। इसमें शक नहीं कि हमने जो कुछ सोचा उसमें हमारे मकसद को अफजलियत हासिल थी। उसे एक तरह से खुदगर्जी भी कहा जा सकता है, मगर उस वक्त मैं जिन हालात से दो चार था उसमें उसके अलावा और कुछ भी मुमकिन नहीं था। जिस नौजवान को मैंने अपनी तस्वुर की कुव्वत को बरूएकार लाकर देखा था उसका नाम सरफराज था और उसके साथ रजिया की शादी तय हुई थी और बाकी 2 अफराद उसके साथी थे। सरफराज ने अपने बारे में रजिया के वालिदैन को बताया था। उसका ताल्लुक लखनऊ से है और वो वहाँ के एक रईस का लड़का है। सरफराज के बयान के मुताबिक वो अपने कुछ दोस्तों से मिलने बदायूं आया था। फिर एक दिन उसकी नजर एक दरीचे की तरफ उठ गई जिसमें उसने रजिया को देखा और पहली ही नजर में अपना दिल गंवा बैठा। सरफराज ने उसका जिक्र अपने दोस्तों से किया और जब उसे बताया गया कि जिस लड़की को उसने देखा और पसंद किया है वो कैसी है तो उसके दिल को सदमा हुआ, लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके दोस्तों ने रजिया के बारे में सब कुछ उसे बता दिया था। ये भी गैर शादीशुदा होने के बावजूद एक बच्चे की माँ है और उस पर अपने मंगेतर के कत्ल का इल्जाम भी है। ये मालूम होने के बाद सरफराज ने पहले तो रजिया के ख्याल को अपने जहन से झटकने की कोशिश की,
लेकिन जब वो इसमें कामयाब ना हुआ तो उसने मजबूर होकर अपने दोस्तों को रजिया के वालिद के पास पैगाम देकर भेजा। अंधा क्या चाहे दो आंखें। पहले तो रजिया के वालिद सख्त हैरान हुए और उन्होंने सरफराज के दोस्तों को समझाया, लेकिन जब उन्हें यह बताया गया कि सरफराज को रजिया के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो फौरी तौर पर शादी के लिए रजामंद है, तो रजिया के वालिदैन भी मान गए। उन्होंने तो जैसे उसकी खोई हुई इज्जत वापस मिल रही थी। उन्होंने मौका से फायदा उठाने के लिए सरफराज के बारे में बगैर कुछ जाने बुझे और बगैर उसे देखे अपनी रजामंदी की जाहिर कर दी। सरफराज के दोस्तों ने उनसे सरफराज को देखने के लिए कहा और जब वो सरफराज से मिले तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक तो सरफराज लिबास और वज़ाकत से बहुत मुतासिर हुए और दूसरे देखकर के और भी निहाल हो गए कि लड़का कंवारा था और बेइंतहा खूबसूरत भी। फिर सरफराज के दोस्तों ने उन्हें बताया कि लखनऊ में सरफराज का खानदान मोअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार किया जाता है। सरफराज के वालिद साहब जायदाद और दौलतमंद अफराद में से हैं। आम सूरत में भी रजिया के वालिदैन की हैसियत ऐसी नहीं थी कि उन्हें अपनी दानिश में इतना बड़ा रिश्ता मिल जाता। अगर रजिया बिल्कुल कंवारी भी होती तो वो इस रिश्ते के लिए फौरन रजामंदी जाहिर कर देते, और इस सूरत में जबकि रजिया जैसी लड़की को कोई भी कबूल करने पर तैयार नहीं था। यह रिश्ता उनके लिए नेमत खुदाबंदी था। उनकी बातें खिल गई थी। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके दिन फिर गए हों। ये वाकया गुज़श्ता हफ्ते का था। दोनों ही तरफ आग बराबर लगी हुई थी। इधर सरफराज भी शादी के लिए जल्दी कर रहा था, उधर रजिया के वालिद खुद उसी कोशिश में थे कि जल्द से जल्द रजिया को सरफराज के सर मंड दे, इससे पहले कि सरफराज के सर से मोहब्बत का भूत उतर जाए। वो चाहते थे कि शादी हो जाए। शादी के बाद तो सभी को अपनी इज्जत का ख्याल होता है कि किसी न किसी तरह सरफराज को रजिया के साथ निभाना ही पड़ेगा। इसलिए जब सरफराज ने उनसे कहा कि वो दानिस्ता अपने वालिद को या दूसरे अजीजों को इस शादी में शरीक करना नहीं चाहता, तो रजिया के वालिद फौरन ये बात मान गए। सरफराज ने उनसे कहा था कि अगर उसने अपने वालिद और दूसरे अजीजों को इस सिलसिले में पहले से कुछ बताया, उन्हें यहाँ बुलाया, तो ये शादी कभी ना हो पाएगी, क्योंकि वो लोग यहाँ शादी से पहले छानबीन करेंगे और इस तरह रजिया के बारे में उन्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। इस सूरत में वो कभी शादी के लिए इजाजत नहीं देंगे। लेकिन रजिया से शादी होने के बाद अगर उन्हें रजिया के बारे में मालूम भी हुआ तो वो मजबूर होंगे और अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए इस बात को दबाने की कोशिश करेंगे। सरफराज की ये दलील रजिया के वालिद के समझ में आ गई थी और उन्होंने दूर अंदेशी से काम लेते हुए उसी वक्त कह दिया था कि अगर सरफराज अपने वालिद और अजीजों को शादी में शरीक नहीं करना चाहता तो उन्हें कोई एतराज नहीं। रजिया के वालिद इस बात से इंतहाई खौफजदा थे। उन्होंने सरफराज के वालिद के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश नहीं की, किसी इसी तरह उनको कुछ सुन गुन्ना हो जाए और ये मामला खटाई में पड़ जाए। उन्होंने सरफराज और उसके दोस्तों के बयानात पर मुकम्मल भरोसा कर लिया था और अपनी जगह मुतमईन थे। उन्होंने सरफराज को साफ साफ ये बता दिया कि उनके पास सिवाय लड़की के और कुछ भी नहीं, इसलिए कि उन्हें शादी की तैयारी के लिए वक्त भी नहीं मिलेगा। जो कुछ पहले किया धरा है उससे काम चला लिया जाए। ऐसा नहीं था कि वाकई उनके पास रजिया को जहेज में देने के लिए कुछ नहीं था, बल्कि उन्हें सरफराज के मुकाबले में अपने कम हैसियत होने का एहसास था। सरफराज तो जैसे शादी के लिए पागल हो रहा था। उसने रजिया के वालिद की हर बात बेचूं चरा मान ली। सरफराज के दोस्त भी बदायूं में साहिब हैसियत अफराद में शामिल थे और उनके अंग्रेज अफसरान से भी ताल्लुकात थे। इसी बिना पर शादी से 3 दिन पहले उन्होंने आर्जी तौर पर सरफराज को वो सरकारी इमारत उधार दिला दी जिसमें अक्सर अंग्रेज अफसरान आकर ठहरते थे। ये पुरानी और शिकस्ता हाल होने के बावजूद अंदर से बहुत वसी और आरामदेह थी। सरफराज को यहाँ हर तरह का आराम मैसर था। सरफराज ने खुद को वाकई एक रईस ज़्यादा साबित किया था। वो खासा फजूल खर्च भी था और उसकी ये फजूल खर्ची उस वक्त तक तो अरूज पर पहुंच गई थी जब वो रजिया के वालिद से मिलता था और वह सूरत शक्ल से भी एक रईस ज़्यादा ही लगता था। सरफराज और उसके दोस्तों की ख्वाहिश पर उसकी शादी को निहायत पोशीदा रखा गया। रजिया के वालिद से कह दिया गया था कि निकाह के वक्त काजी के अलावा सिर्फ वो लोग मौजूद होंगे जो बहैसियत गवाह या वकील के जरूरी होंगे। रजिया के वालिद इस बात पर भी आमादा हो गए। सरफराज का इरादा शादी की दूसरी सुबह ही बदायूं से रवाना हो जाने का था। इस सिलसिले में भी उसने रजिया के वालिद से कह दिया था। जाहिर है उन्हें क्या एतराज हो सकता था। तमाम मामला तय हो चुके थे और अब अगले दिन सरकारी मेहमान खाने में निकाह पढ़ाया जाने वाला था। ये सब तो वो हालात थे जो जाहिर में थे। अगर हकीकतन ऐसा ही होता तो रजिया के बारे में हमजाद को या मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी।
सरफराज मुकम्मल फ्रॉड था और वो बर्दा फरोशों के एक ऐसे गिरोह का आलाकार था जो सिर्फ हिंदुस्तान गिर बुनियाद पर ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर बर्दा फरोशी का काम करते थे और इसी कारोबार में मुलव्विस थे। सारे हिंदुस्तान में उन्होंने अपने गुर्गे छोड़ रखे थे जो किसी न किसी बहाने लड़कियों को फांस कर उन तक पहुंचा देते। इस गिरोह का मरकज बम्बई में था। सरफराज जैसे खूबसूरत नौजवानों को वो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर अपने गिरोह में मुलाजिम रखते थे और उनके जरिए अपने कारोबार को चमकाते थे। मैंने सरफराज के हमरा 2 अफराद को देखा था, उनका ताल्लुक भी उसी गिरोह से था। बज़ाहिर वो सरफराज के हमरा नौकरों की हैसियत से रहते, लेकिन उनका काम सरफराज की निगरानी करना होता था। उन लोगों के फराइज में यह भी शामिल था कि वो शिकार की निशानदेही करें। उनकी खसूसियत ये थी कि ये लोग कभी ऐसी वैसी मामूली शक्लो सूरत की लड़की पर हाथ नहीं डालते थे। सरफराज को लेकर बदायूं भी वो किसी शिकार पर आए थे और ये इत्तेफाक था कि उनकी नजर रजिया पर पड़ गई। तकरीबन हर शहर में नौकरों के सरमाएदारों के औबाश लड़कों को फांस रखा था, जिनके लिए वक्तन फवक्तन वो सामाने ऐश फराम करके भारी रकमें भी ईंटते रहते थे और इस तरह उन्हें इस शहर में एक अच्छा ठिकाना भी हाथ आ जाता था। और जब किसी शिकार को फांसने की नौबत आती थी तो यही मकामी अफराद उनकी हर तरह मदद भी करते थे, जिन्हें सरफराज का दोस्त जाहिर किया गया था। वो भी बदायूं के एक ऐसे ही औबाश नौजवान थे। सरफराज बज़ाहिर जितना भोला भाला और मासूम और शरीफ नजर आता था, दर हकीकत से वो अंदर से इतना ही अयार और धोखेबाज था। उसके फरेब का ये आलम था कि वो इस गिरोह के अफराद को भी धोखा देने से नहीं चूकता था, जो उसे शहदाजों की सी जिंदगी बसर करने के लिए रुपया फराम करते थे। इस कदर खसीस और रुपए का लालची था, लालच उसकी सरशत में दाखिल थी। वो जब किसी लड़की को शिकार करता तो इस ताक में रहता कि मौका मिलने पर इसे किसी ऐसे गिरोह के हाथ फरोख्त कर दे जो उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सके। एक आध बार वो अपने गिरोह को जुल देने में कामयाब हो चुका था, लेकिन उसका ये मिजाज गिरोह के दूसरे सरकर्दा अफराद से ना छुप सका। उसकी निगरानी पहले की निस्बत सख्त कर दी गई, लेकिन उसके बावजूद वो काम दिखा जाता। रजिया के सिलसिले में भी ऐसा ही था। इधर तो उसके गिरोह के अफराद ने ये प्रोग्राम बनाया था कि शादी की पहली रात गुजरते ही सुबह वो सरफराज और रजिया को लेकर रफू चक्कर हो जाएं। उधर सरफराज ने एक और ही मंसूबा बनाया था। उसने रजिया को देखते ही एक और मामला तय करके बर्दा फरोशों के एक और गिरोह से रजिया का सौदा कर लिया था और ये सब काम उसने इस एहतियात से अंजाम दिया कि उसके गिरोह के अफराद को उस पर जरा बराबर भी शक न हुआ, जो हर वक्त साए की तरह उसके पीछे पीछे रहते थे। उन लोगों से उसने आधी रकम पेशगी वसूल भी कर ली थी और वो लोग भी रजिया को किसी न किसी तरह देख चुके थे। उनसे सरफराज ने ये प्रोग्राम तय किया था कि वो निस्फ शब के वक्त उस हवेली में दाखिल होंगे। हवेली का सदर दरवाजा उन्हें खुला मिलेगा, फिर वो सीधे उस कमरे के दरवाजे तक जाएंगे, जिसके बारे में पूरी तफसील सरफराज ने उन्हें समझा दी थी। 3 बार मखसूस किस्म का खटका सुनने के बाद सरफराज उनके लिए दरवाजा खोल देगा। फिर वो लोग बकिया रकम अदा करने के बाद रजिया के बेहोश जिस्म को उठाने से पहले उसे पलंग से बांध देंगे और उसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर चले जाएंगे, ताकि सुबह जब उसके गिरोह के अफराद सरफराज तक पहुंचे तो सरफराज उन्हें रजिया के अगवा की फर्जी दास्तान सुना सके। इस तरह सरफराज एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। एक तरफ तो वह अपने गिरोह के अफराद को मुतमईन कर देता और दूसरी तरफ वो रजिया के एक और गिरोह के हाथ बेचकर लंबी रकम ईंट लेता। बज़ाहिर सरफराज का मंसूबा कतई मुकम्मल था। हमजाद जब मुझसे गुफ्तगू करते करते एकदम गायब हो गया था तो इसी सबब गायब हुआ था कि कम से कम उस शख्स से मिलकर उसका जहन पढ़ ले जिसके साथ रजिया की शादी होने वाली थी, कि आया वो शख्स कौन है और रजिया जैसी लड़की से शादी पर क्यों इसरार कर रहा है। हमजाद का मशवरा ये था कि सरफराज के मंसूबे को जूं का तो बरकरार रहने दिया जाए। हमजाद ने जो प्रोग्राम तय किया था वो इस तरह था कि पहले वो रजिया से मिलकर उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करेगा, फिर वो आज ही रात के किसी हिस्से में रजिया को यकीन दिलाकर अपनी मजबूरियों की फर्जी दास्तान सुनाकर उसे इस बात पर तैयार कर ले कि वो मेरी खातिर सरफराज को कत्ल कर दे, और जब रजिया मुझसे मिले तो मैं उस पर सरफराज का असल रूप भी जाहिर कर दूं, ताकि रजिया के दिल में उसके लिए नफरत पैदा हो सके उसके खिलाफ और वो मेरी बात मान ले। इस तमाम प्रोग्राम की कामयाबी का दारोमदार इस बात पर था कि रजिया मेरी बातों से मुतासिर हो जाए और उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत का वो इंतहाई शदीद जज्बा पैदा हो जाए कि वो मेरे लिए सब कुछ कर गुजरने पर तैयार हो जाए।
अगर मैं कत्ल ना किया जा चुका होता तो हमजाद के लिए ये मामूली बात थी कि वो किसी पर मुसल्लत होकर जो चाहे करा ले, लेकिन मेरे कत्ल ने उसकी पुरस्कार कुव्वतों को भी मफलूज कर दिया था। हमजाद इस सूरत हाल में रजिया से जबरन कुछ भी नहीं करा सकता था। रजिया की जहनी आबादगी बहुत जरूरी थी। हमजाद के बस में सिर्फ इतना था कि वो रजिया के दिल में मेरी शदीद मोहब्बत पैदा कर दे, और इस मोहब्बत की आग को तेज करना मेरा काम था, और फिर उसे सरफराज के कत्ल पर आमादा करना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। पिछली बार रजिया को अख्तर के कत्ल पर आमादा करने के लिए मुझे और हमजाद को काफी वक्त मिल गया था, लेकिन इस मर्तबा हमारे पास सिर्फ एक रात थी। इसी एक रात में सब कुछ तय करना था, इसलिए मुझे इस बात का भी खदशा लाक था कि कहीं हमारा तमाम मंसूबा नाकाम भी न हो जाए। शाम करीब आ रही थी और हमजाद उस वक्त रजिया के पास रवाना होने के लिए तैयार था। तुम कितनी देर में लौट आओगे? मैंने हमजाद से यूं ही पूछा। मुझे यकीनन वहां कुछ वक्त लगेगा, ताकि मैं उसके दिल में हर वो याद ताज़ा कर सकूं जिससे आपका ताल्लुक रहा है। आम हालात में ये काम सिर्फ चंद लम्हों का है, लेकिन एक तो इस वक्त मेरी कुव्वतें बहुत कम है, दूसरा रजिया को तैयार करने के लिए हमारे पास वक्त भी सिर्फ एक रात का है। इसलिए मैं अपनी दानिश में इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि उसके दिल में इंतहाई शदीद मोहब्बत पैदा कर सकूं, ताकि बाद में आपके लिए ज्यादा काम बाकी न रहे। हमजाद ने जवाब दिया, तुमने मुझे भी आइंदा तक रात के लिए बारे में कुछ नहीं बताया कि तुमने जो कुछ सोचा है और मुझे बताया है उस पर किस तरह अमल होगा। मुझे आइंदा रात की फिक्र अभी से लग गई, क्योंकि मेरी नजरों में वो मंजर घूम गया जब पहली मर्तबा मुझे अख्तर का जिस्म अपनाना पड़ा था। वो लम्हे मैं नहीं भूला था, वो बड़े अजियतनाक लम्हे थे। कल रात जो कुछ होगा उसे मुझ पर छोड़ दीजिए, अभी आज रात का मसला तय हो जाने दीजिए, हमजाद ने जवाब दिया। गालिबन हमजाद कल रात के बारे में किसी गुफ्तगू से इसलिए इज्तनाब बर्रत रहा था कि कहीं मैं अभी से खौफ में मुब्तला न हो जाऊं। मुझे उसके टालने से यही अंदाजा हुआ, मगर जो कुछ होना था वो बहरहाल होना था, और हमजाद की कुव्वतें भी बदस्तूर सलब रहती, और ऐसी बेकैफू बेमकसद जिंदगी से मौत बेहतर थी। मैं यही सब कुछ सोचकर खामोश हो गया और हमजाद मुझसे इजाजत तलब करके खानकाह से बाहर निकल गया। हमजाद के रवाना होते ही मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं उस चेहरे को देखूं जिसे देखे बरसों गुजर चुके थे। क्या अब भी इस चेहरे पर वही ताजगी, वही बहार है? क्या अब भी उन बड़ी बड़ी आंखों में वही ख्वाब की बातें हैं? क्या अब भी उस जिस्म में वही, उन होठों में वही मसीहाई है जो मेरे तस्वुर की सतह पर रजिया का चेहरा उभरने लगा? और उसी के साथ मेरी समात से एक मासूम आवाज टकराई, अम्मी अम्मी। मैंने रजिया के रुखसार की तरफ बढ़ते हुए दो होंठ देखे। शरीर कहेगा, रजिया की आशना आवाज ने मुझे बरसों पीछे धकेल दिया। तस्वुर का दायरा वसी हुआ। रजिया ने बच्चे को दूर हटाते हुए प्यार से झिड़का, हम पाल लेंगे, अम्मी का पाल लेंगे। बच्चे ने जिद की और रजिया ने अपना रुखसार बच्चे की तरफ बढ़ा दिया। मेरे जहन में आंधियां सी चलने लगी। बच्चे के खदोखाल हूबहू मुझ जैसे थे। मेरी उम्र घटकर सिर्फ 5 बरस रह गई हो। मैं ऐसे लग रहा था। मैं उससे ज्यादा कुछ देखने की ताब न ला सका। मैंने महसूस किया कि मेरी पलकें बोझल हो चुकी हैं। आंसुओं के 2 कतरे मेरे रुखसारों से ढलक कर खानकाह के फर्श पर गिर पड़े। मोहब्बत के आंसू, एक बाप के आंसू जो अपनी औलाद को औलाद नहीं कह सकता था। मुझे अपने बच्चे की भोली भाली मासूम सूरत बहुत अच्छी लगी। काश मैं उसे प्यार कर सकता, मगर ये सिर्फ एक ख्वाहिश थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो पूरी हो सकती थी और नातमाम भी रह सकती थी। इसी ख्वाहिश ने मुझे मुस्तकबिल के अंदेशों में गुम कर दिया। मुझे अपने वजूद से नफरत सी महसूस होने लगी। मैं किस कदर पत्थर दिल खुदगर्ज हूँ कि मैंने रजिया से बिछड़ने के बाद ना तो कभी याद किया और ना ही कभी अपने बच्चे के बारे में सोचा। रात की आमद के साथ साथ मेरी सांसें तेज होती चली गईं। हमजाद अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। रजिया अब मुझसे मिलने के लिए बेताब थी। हमजाद ने उसे बताया कि निस्फ शब के करीब वो फिर आएगा और रजिया को ले जाएगा। हमजाद की कुव्वतों के तुफैल मेरी मोहब्बत ने रजिया के दिल में इस हद तक पांव जमा लिए थे कि उसने हमजाद से ये पूछने तक की जहमत गवारा न की कि हमजाद उसे कहां और क्यों ले जाना चाहता है। हमजाद जब रजिया से मिलकर आया था तो उसने कहा था कि रजिया को उसने मोहब्बत की शिद्दत तक पहुंचा दिया जहां पहुंचकर हर लड़की सिवाय अपने महबूब के कुछ और सोचने की जुर्रत नहीं करती। सामने वाली छोटी ताक में चिराग रोशन था और मेरी आंखें खानकाह में दाखिल होने वाले मेहराबी दरवाजे पर लगी थी। हालांकि हमजाद को रवाना हुए अभी सिर्फ चंद लम्हे गुजरे थे। वो अपने साथ रजिया को लेकर आने वाला था। इंतजार का एक एक लम्हा मुझे अपनी रूह पर बोझ महसूस हो रहा था, जैसे वक्त अपनी जगह ठहर गया था। हमजाद की गुफ्तगू सुनकर मैंने अंदाजा लगाया
कि मैं रजिया को सरफराज के कत्ल पर आमादा कर लूंगा, लेकिन उसके बावजूद मुझे एक धड़का भी लगा हुआ था कि अगर रजिया आमादा ना हुई तो क्या होगा। इस बारे में जल्द से जल्द अपनी तकमील चाहता था। मापारा से मुकाबले के दौरान जब से मैं एक टांग से माजूर हुआ था, जिंदगी का लुत्फ ही गारत हो गया था। मोहताजों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। मैं एक तवील अरसे तक अपने वजूद को बैसाखियों के सहारे इधर से उधर घसीटे फिरा था, मगर दिल में ये भी ख्वाहिश थी कि काश मैं भी दूसरों लोगों की तरह चल सकूं। अब इस माजूर टांग ही से क्या, मुझे इस पूरे जिस्म से निजात मिल चुकी थी। मेरे जहन में मुस्तकबिल के खुशगवार लम्हे घूमने लगे, जब मैं भी दूसरों की तरह सीना तान कर चल सकूंगा। मेरे इस एहसास को वो लोग बेहतर तौर पर समझ सकते हैं जो किसी सबब अपने किसी जिस्मानी हिस्से के बेकार हो जाने से माजूर हो चुके हैं, या वो लोग जो अपने सीने में दर्दमंद दिल रखते हैं। हवा के एक झोंके से चिराग की लौ थरथराई। झोंका बेसबब नहीं था। रजिया का जिस्म फिजा में तैरता हुआ खानकाह के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। क्या ये बेहोश है? मैंने हमजाद से पूछा। जी, मसलतन ये जरूरी था, हालांकि जब मैं इसके पास पहुंचा तो ये जाग रही थी। हमजाद ने रजिया के जिस्म को खानकाह के फर्श पर दराज करते हुए जवाब दिया। फिर हमजाद का साया उसके चेहरे पर लहराया और मैंने देखा कि रजिया ने घबरा कर आंखें खोल दी। वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देख रही थी। गालिबन ये जगह उसके लिए कतई गैर मुतवक्को थी। फिर जैसे ही उसकी नजरें मुझसे मिली वो उछल पड़ी। तुम? वो इससे ज्यादा कुछ न कह सकी। हाँ रजिया, मैं एक बार फिर अधूरा हो गया। मैंने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, मगर तुम्हारी दुनिया के खुदा ने मुझे अजाबों में गिरफ्तार कर दिया। मुझे इस बात की सजा देगी कि मैंने तुम्हारी दुनिया में दाखिल होने की कोशिश क्यों की, और तुम जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं कहता रहा और रजिया किसी सहर ज़दा की तरह मेरी आवाज़ सुनती रही। मैंने उससे गुफ्तगू के दौरान इस बात का पूरा ख्याल रखा कि उसे वही तासर दूं जो उससे पहले दे चुका हूँ। मैंने पहले खुद को उस पर किसी और ही दुनिया का फर्ज जाहिर किया था, और मैं नहीं चाहता था कि वो ये समझे कि मैंने पहले उससे झूठ बोला था। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, रजिया एकदम उठकर मेरी तरफ बढ़ी। मुझे यकीन हो गया कि अब रजिया मेरी बात नहीं टालेगी। ये इजहार मुद्दा का वक्त था। रजिया, मेरे होठों को हरकत हुई। क्या तुम मेरे लिए एक बार फिर कुर्बानी दे सकती हो? तुम मेरे लिए? मैंने जानबूझकर अपना फिक्रा अधूरा छोड़ दिया और अपने फिक्रे का तासुर उसके चेहरे पर तलाश करने लगा। उसके चेहरे पर उलझन के आसार थे जिससे मैं कोई अंदाजा कायम न कर सका। कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? वो बड़बड़ाई जैसे खुद कलामी में मुब्तला हो। हमारी तुम्हारी मोहब्बत एक बार फिर आजमाइश चाहती है। तुम्हें मेरी तकमील करना है, अपने महबूब की तकमील, जिसने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर अपना जिस्म गंवा दिया। जिस्म? क्या तुम्हें फिर जिस्म चाहिए? वो वहशत ज़दा सी होकर चीखी। मैं अब तक अख्तर के खून में डूबी हुई लाश नहीं भूली हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा इम्तिहान ना लो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रजिया के इनकार ने जैसे मेरी रूह को दोनीम कर दिया। मुझे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब कजलाते महसूस हुए। ठीक है, तुम ठीक कहती हो। अब मैं तुम्हारी दुनिया में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं, मैंने भराए हुए लहजे में कहा, और मुझे अपनी आवाज पर खुद भी हैरत हुई कि मैंने इतनी जबरदस्त अदाकारी किस तरह कर ली। मैं फिर बोला, मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर, जहां से मेरी कराहें और सिजकियां तुम तक न पहुंच पाएंगी। मैंने मोहब्बत की थी, गुनाह किया था, और मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं। मेरा गला एक बार फिर रुंध गया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। रजिया हिज़यानी अंदाज में चीखी, तुम मुझ पर जुल्म नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुख उठाए हैं, और शायद इसीलिए अब शादी कर रही हो। मैंने गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। अब मेरी आवाज में हल्का सा तंज भी शामिल था। मेरा अंदाजा बिल्कुल बर्दाश्तों का सा था। शादी? हाँ शादी, मगर नहीं, अब ये कभी नहीं हो सकता। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ, और जब मैंने तुम्हें पा लिया है तो मुझे कोई ताकत इस बात पर मजबूर नहीं कर सकती कि मैं किसी और से शादी कर लूं। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो, मेरी मोहब्बत को ठुकरा सकते हो, लेकिन मेरे दिल से अपनी याद जुदा नहीं कर सकते। मुझे मालूम था कि रजिया के इन जुमलों में हमजाद की पुरस्रार कुओता का कितना दखल था, इसलिए मेरा इन जुमलों से मुतासिर होने का सवाल ही नहीं था। हकीकत का इल्म मुझे हो चुका था कि रजिया ने मुझे भुला दिया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बेवफाओं को लड़कियां भुला देती हैं। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी मैंने अदाकारी जारी रखी, और मेरी अदाकारी आखिर लंग रहा कर ही रही। मैंने रजिया को सरफराज के बारे में भी सब कुछ बता दिया, और अपने इस मकसद में कामयाब हो गया कि सरफराज के लिए उसके दिल में नफरत पैदा कर सकूं। रजिया ने सरफराज के बारे में सब कुछ जानने के बाद तैश में आकर कहा, वो मुझे फरोख्त करना चाहता था, मैं उसका खून पी जाऊंगी। उसने धोखा दिया था, धोखेबाज है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए, और वो सजा उसे मैं दूंगी।
मैं भी यही चाहता था। रजिया तैयार तो हो गई, लेकिन अब एक और उलझन थी। वो सरफराज के साथ निकाह करने पर हरगिज तैयार नहीं थी, और अगर वो ऐसा ना करती तो हमारा पूरा मंसूबा ही नाकाम हो जाता। बहुत जरूरी है रजिया, ये बहुत जरूरी है, वरना हम सख्त खतरे में घिर जाएंगे। फिर वो बड़ी मिन्नतों और समझाने बुझाने के बाद सरफराज के साथ निकाह पर तैयार हुई। सुबह से पहले मैंने रजिया को वहां से रवाना कर दिया। चलते वक्त मैंने उससे कहा था कि बकिया बातें कल दिन में किसी वक्त मैं उसे समझा दूंगा कि उसे क्या करना है। मैंने दानिस्ता उस वक्त कल रात के बारे में रजिया से कुछ नहीं कहा था, इसलिए कि मेरे इल्म में ही नहीं था कि हमजाद क्या प्रोग्राम बना चुका है। उसने अभी तक मुझे तफसीलात से आगाह नहीं किया था। हमजाद ने रजिया को बेहोश किया और रवाना हो गया। मेरी आंखों में भी नींद करवट लेने लगी। मुझे नहीं मालूम कि हमजाद और रजिया को उसकी हवेली में पहुंचाकर कब वापस हुआ, क्योंकि उसकी वापसी पर मैं गहरी नींद की आगोश में जा चुका था। वो पूरा दिन मैंने सोते हुए गुजारा, इसलिए कि हमजाद ने मुझसे कहा था कि आइंदा रात मुमकिन है मुझे एक लम्हा भी सोना नसीब ना हो। एक बार जब वो दोपहर के बाद रजिया से मिलकर वापस आया तो मेरी आंख खुल गई। मैंने अब तक रात की तफसीलात उससे मालूम नहीं की थी। मैं लाइलम था कि उसने रजिया से मिलकर क्या मंसूबा तय किया है। असर और मगरिब के दरमियान रजिया का निकाह होने वाला था। मैं हमजाद से ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि उसने सरफराज के कत्ल के बारे में क्या मंसूबा बनाया है। आपको इस सिलसिले में किसी भी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे कुछ कहने से पहले ही हमजाद ने कहा। आपके लिए सिर्फ इतना जान लेना काफी है कि रात होते ही मैं आपको यहाँ से लेकर उस हवेली की तरफ रवाना हो जाऊंगा जहाँ सरफराज ठहरा हुआ है। मैं आपको उसके कमरे में पहले ही पहुंचा देना चाहता हूँ, जिसको सरफराज उसके साथियों ने शबे अरूसी के लिए सजाया होगा। फिर आपकी नजरों के सामने होगा जो होगा। फिलहाल आपके लिए आराम बहुत जरूरी है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो मैं सुला दूं? हमजाद ने पूछा। नहीं, मैं सो जाता हूँ, मेरे लिए इत्मीनान काफी है कि तुम पूरी तरह मुस्तैद और चाको चौबंद हो, मैंने कहा और आंखें बंद कर ली। फिर जब मैं जागा तो मुझे खुशबू का एहसास हुआ। मैंने आंखें खोलते ही अंदाजा लगा लिया कि मैं खानकाह में नहीं हूँ। हमजाद मेरे करीब ही मौजूद था। मैंने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। वो दानिस्ता बोलने से इज्तनाब किया था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि यहाँ लाने से पहले आपको जगा दूं। आप उस वक्त गहरी नींद में थे। मैंने सोचा कि अच्छा है आपको आराम मिल जाए। आपने उस वक्त बोलने से परहेज करके जहानत का सबूत दिया, क्योंकि रजिया इसी कमरे में मौजूद है और सरफराज चंद लम्हों बाद यहाँ दाखिल होने वाला है। मेरी आवाज सुनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन वो आपकी आवाज सुनकर यकीनन किसी शुबे में पड़ जाता। आप इस वक्त खामोश ही रहे जब तक कि रजिया सरफराज को बेहोश न कर दे। हमजाद की गुफ्तगू ही के दौरान मैंने किसी के कदमों की चाप सुनी। हमजाद की इतला के मुताबिक वो सरफराज ही हो सकता था। हमजाद मुझे सरफराज के कमरा अरूसी में ले आया और उसने मेरे सर को ऐसी जगह छुपा दिया जहां सरफराज की नजर पड़ना मुहाल था। मेरा सर फूलों के एक टोकरे पर रखा था जिसमें ऊपर तक फूल भरे हुए थे, और ये टोकरा कमरे में बाएं जानिब रखी हुई लकड़ी की एक बड़ी सी अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। मुझे यहाँ से कब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था सिवाय छत और सामने वाले रोशनदानों के। मेरे दिल में सरफराज और रजिया को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई और मैंने बगैर किसी तामुल के अपना सिलसिला तस्वुर को छेड़ा। रजिया दुल्हन के लिबास में बहुत प्यारी लग रही थी। गोरा रंग और उस पर सुर्ख लिबास, फिर जेवरात ने तो उसके रंग और रूप को और चार चांद लगा दिए थे। रजिया की आंखें बंद थीं, जैसे वो वाकई शर्मा रही हो। हालांकि मेरे इल्म में था कि रजिया उसे कत्ल करने के लिए बेताब है, लेकिन वो जल्दबाजी करके मामला बिगाड़ना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में तकल्लुफ की फिजा खत्म हो गई और रजिया ने आंखें खोल दी। कितनी प्यारी हो तुम, सरफराज ने कहा, लेकिन रजिया ने अपना चेहरा छुपा लिया और सरफराज की हसरत दिल ही दिल में रह गई। कुछ देर तो सरफराज रजिया के इस तरह बचने को उसके नाजो अंदाज पर महमूल करता रहा, लेकिन ये अरसा लंबा होता गया। इस पर झुंझलाहट सवार होने लगी। क्या पूरी रात इसी तरह गुजार देंगे, उसने झिझला कर कहा, और फिर न जाने उसके जी में क्या आया कि उसका लहजा अचानक नरम पड़ गया और वो बोला, रजिया ये रात फिर लौट कर नहीं आएगी। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हें कबूल किया है। मैंने तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है, जिससे मेरा सिर्फ इतना ताल्लुक है कि उसकी रगों में तुम्हारा खून गर्दिश कर रहा है। ये फिक्रे सरफराज ने गालिबन अपनी दानस्त में रजिया को राम करने के लिए कहे थे, मगर उनका भी रजिया पर कोई खातिर खा असर नहीं हुआ। फिर उसके कुछ देर बाद ही दूर कहीं से रात के 12 बजे के घंटों की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही सरफराज के चेहरे का रंग बदल गया। चंद ही लम्हों में उसके चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए। उसने निहायत एहतियात से अपनी शेरवानी की जेब में हाथ डाला और एक गुलाब का फूल निकाल लिया। देखो कैसा प्यारा फूल है, सरफराज ने रजिया की तरफ फूल बढ़ाते हुए कहा। रजिया पीछे हट गई। मैंने महसूस कर लिया कि रजिया फूल अपने हाथ में लेने से गुरेज कर रही है। फिर मैंने देखा कि रजिया का एक हाथ तकिए के नीचे रेंग गया। अब उसके हाथ में भी गुलाब का फूल था। दोनों एक दूसरे को शिकार करने की कोशिश में हैं।
हमजाद की आवाज सुनाई दी, मगर ना तो मैंने अपना सिलसिला तस्वुर मुनक़ता किया और ना हमजाद की बात का कोई जवाब दिया। मैं पूरी महफियत से वो मंजर देख रहा था। देखिए ये फूल भी कितना प्यारा है, रजिया पहली बार बोली, और ये कहते हुए उसने फूल सरफराज की नाक की तरफ बढ़ाया। हाँ वाकई, लाओ ये फूल मुझे दे दो, लाओ हम अपने फूलों का तबादला करते हैं। तुम मेरे फूल की खुशबू सूंघो और मैं तुम्हारे फूल से लुत्फ अंदोज होता हूँ। ये कहते हुए सरफराज ने रजिया के हाथ से फूल ले लिया और अपना फूल उसके हाथ में थमा दिया। सूंघो ना, सरफराज की आवाज मैंने बेचैनी महसूस की। देखो मैं तुम्हारा फूल। सरफराज अपना जुमला मुकम्मल न कर पाया क्योंकि रजिया का दिया हुआ फूल उसने अपनी नाक से लगा लिया था ताकि रजिया भी उसका फूल सूंघने लगे, लेकिन रजिया ने उसके हाथ से फूल लेकर दाएं जानिब रख दिया। फूल सूंघते ही सरफराज औंधे मुंह बिस्तर पर गिर पड़ा। तो मुझे ये फूल सूंघाकर बेहोश करना चाहता था कमीने, रजिया की गुस्सैली आवाज सुनाई दी। और अब मेरी समझ में हमजाद का वो फिक्रा आया कि दोनों एक दूसरे को शिकार करने की कोशिश में हैं। रजिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो फिर बुड़बुड़ाई, तो तू मुझे बर्दा फरोशों के हाथ फरोख्त करना चाहता था, तू मुझे बेहोश करके उनके हवाले करना चाहता था। ये कहते हुए उसने सरफराज के जिस्म को सीधा कर दिया। रजिया अब देर न करो, वक्त बहुत कम है, मुझे हमजाद की आवाज सुनाई दी। नहीं, अब देर करने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस धोखेबाज को अभी जहन्नम रसीद करती हूँ। ये कहकर रजिया मुड़ी और तकिए के नीचे से एक तेजधार चमकता हुआ खंजर निकाल लिया और उस वक्त कमरे के दरवाजे पर 3 बार थोड़े थोड़े वक्फे से हल्की दस्तकें सुनाई दी। रजिया एक लम्हे के लिए चौंकी और उसका हाथ रुक गया। दस्तकों पर ध्यान मत दो रजिया, मेरी मौजूदगी में तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमजाद ने रजिया को मुखातिब किया। हमजाद की आवाज सुनकर जैसे रजिया में दोबारा जिंदगी लौट आई और उसने सरफराज के गले पर खंजर रख दिया। तुम अपनी मोहब्बत के अजीम इम्तिहान में से गुजर रही हो और मुझे यकीन है कि तुम इसमें पूरी उतरोगी। हमजाद की आवाज फिर उभरी। वो रजिया को बराबर कत्ल करने की तरगीब दे रहा था। रजिया ने चौंक कर पहले इधर उधर देखा और फिर सरफराज के गर्दन पर खंजर फेर दिया। सरफराज के गले से खर की आवाजें निकल रही थी और सफेद चादर पर उसका गाढ़ा गाढ़ा खून, ताजा खून फैल रहा था। खून की एक तेज धार रजिया के कपड़ों से भी टकराई और उसका हाथ एक लम्हे के लिए रुका। तुम्हें इसकी पूरी गर्दन काटनी है और तुम एक बहादुर लड़की हो, तुम यकीनन इस फरेबी का सर इसके जिस्म से जुदा कर दोगी। हमजाद ने रजिया को एक बार फिर तहरीक दिलाई, लेकिन इस मर्तबा उसका फिक्रा रायगां चला गया। रजिया के हाथों को हरकत ना हुई। रजिया, हमजाद चीखा, होश में आओ, वरना मेरे साथ तुम अपने लिए भी मुसीबतें खड़ी कर लोगी और फिर मैं तुम्हें अपनी दुनिया की मलका नहीं बना पाऊंगा। तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जाओगे ना? रजिया जैसे ख्वाब के आलम में बोली। हाँ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, दुखों की इस दुनिया से बहुत दूर, जहाँ सिर्फ तुम्हारा हुक्म चलेगा, हमजाद ने बेताबी से कहा। और मेरे बच्चे को भी? रजिया ने फिर सवाल किया। हाँ, उसे भी, वो भी तुम्हारे साथ ही जाएगा, मगर जल्दी करो। मेरे इल्म में था कि हमजाद को इतनी बेचैनी क्यों है। अगर कुछ वक्त और इस तरह गुजर जाता तो सरफराज की लाश ठंडी हो जाती और उसके जिस्म की हरारत जाया होने के बाद सारा खेल ही खत्म हो जाता। हमजाद उसके जिस्म से मेरे कटे हुए सर को जोड़ ना पाता क्योंकि ये मुमकिन ही ना होता। इस सूरत में उसके जिस्म से कोई राब्ता पैदा ना कर पाता। तजस्सुस और बेचैनी के ये लम्हे जितने लंबे होते जा रहे थे उतनी ही मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर न जाने क्या हुआ कि रजिया एकदम उठ खड़ी हुई और मेरी रूह लर्ज उठी। वो बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी और खुला हुआ खून आलूद खंजर उसके हाथ में था। सिर्फ चंद लम्हे, हमजाद ने बेचैनी से कहा। अगर इस चंद लम्हों में रजिया ने सरफराज का सर उसके जिस्म से जुदा ना किया तो सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। फिर हमजाद ने रजिया को पुकारा। रजिया सुनो, रजिया कहाँ जा रही हो तुम? अपने बच्चे को लेने, रजिया जैसे ख्वाब में बोली। तुम पहले मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे, मगर इस बार मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। ये लम्हे बड़े नाजुक थे। रजिया दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अगर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती तो न जाने क्या सूरत हाल पेश आती। मैंने हमजाद के साये को उसके करीब लहराते देखा। वो उसकी राह में हायल हो गया और बराह रास्त उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तुम सरफराज का सर उसके जिस्म से जुदा किए बगैर कहीं नहीं जाओगी। तुम्हें ये काम फौरन करना होगा, फौरन। इस पर तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जिंदगी का दारोमदार है। मैंने हमजाद की आवाज सुनी। चलो पीछे लौटो, चलो। रजिया एकदम किसी सहरज़दा की तरह मुड़ी, जैसे वो गहरी नींद में चल रही हो। खंजर अभी भी उसके हाथ में था, लेकिन अब खंजर पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। फिर चंद ही लम्हों में वो सब कुछ हो गया जिसके लिए मैं कल से बेचैन था। हमजाद मेरे करीब आया और बगैर कुछ कहे उसने फूलों के टोकरे से मेरा सर उठाया और सरफराज के सरबरीदा जिस्म तक पहुंच गया। मेरे जहन में वो लम्हे ताज़ा हो गए जब मैंने अख्तर का जिस्म हासिल किया था। तकलीफ और अजियत के शदीद एहसास से मैंने आंखें बंद कर ली
और दूसरे लम्हे मैंने अपनी गर्दन पर जोर का झटका महसूस किया, जैसे किसी ने मेरी गर्दन की हड्डी तोड़ दी हो। मैंने चीखना चाहा, लेकिन जैसे कोई मेरी गर्दन पर तेज धार खंजर फेर रहा हो। मैं ये अजियत बर्दाश्त न कर सका और मेरा जहन तारीक होता चला गया। अपने हवास खोने से पहले मैं सिर्फ इतना देख पाया कि रजिया वहशत ज़दा सी होकर दरवाजे की तरफ भागी थी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी। फिर उसकी पूरी चीख न सुन पाया कि तकलीफ और अजियत ने मुझे आलम बेखबरी में पहुंचा दिया। होश आने पर मेरी पहली नजर अपने जिस्म पर पड़ी और तकलीफ के बावजूद मैंने अपने दिल में खुशी की लहर महसूस की। मेरे इल्म में था कि मुझे इस आलम में पूरे 40 दिन गुजारने हैं और ये दुख भरे दिन बीत जाने के बाद एक बार फिर मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी, नई और भरपूर जिंदगी। फिर मैं अपनी तशना ख्वाहिशात पूरी कर सकूंगा, चंद दिन सुकून का सांस ले सकूंगा। हमजाद मेरे करीब मौजूद था। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसने इशारे से मुझे मना कर दिया। मेरे जहन में मुख्तलिफ ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। मैं फौरी तौर पर रजिया के बारे में जानना चाहता था कि उस पर क्या गुजरी, और इस गर्ज से मैंने हमजाद को मुखातिब करने की कोशिश की। आपके जहन में जो तजस्सुस और उलझन है, मैं उससे बखूबी आगाह हूँ, लेकिन फिल वक्त आपके लिए बोलना खतरे से खाली नहीं। आपको नए जिस्म से राब्ता पैदा करने के लिए सब्र और तहम्मुल का सबूत देना होगा। मेरा मशवरा है कि आप अपने जहन से तमाम सवालात को झटक दें। इस हालत में आपका जहन इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि आप ज्यादा गौर व फिक्र कर सकें। 2-4 दिन गुजर लेने दीजिए, फिर आपकी हालत कुछ बेहतर हो जाएगी और आपको आपके सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। हमजाद की नरम आवाज सुनाई दी। उसने बहुत मोहब्बत भरे लहजे में मुझे समझाया था। उसके लिए मैंने तजस्सुस और उलझन के बावजूद उसका मशवरा कबूल कर लिया। वो 3 दिन मैंने किस अजाब में बसर किए बयान से बाहर है। मैं मुसलसल होश और बेहोशी की कैफियत में रहा। ये तकलीफ और अजियत पहले की निस्बत ज्यादा थी, जिसका सबब बाद में मुझे मालूम हो सका। हमजाद ने मुझे बताया कि उसी की वजह यह थी कि सरफराज का जिस्म इस हद तक गर्म न रह सका था जिस कदर जरूरत थी, और उस नए जिस्म से राब्ता करने में इसलिए मुझे इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ा। तकलीफ ज्यादा बढ़ती और मेरे मुंह से कराहें निकलने लगती तो हमजाद मुझे बेहोश कर देता और फिर कुछ देर बाद होश में ले आता, क्योंकि तवील बेहोशी मेरी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती थी। इसलिए मुझे मजबूरन अजियत बर्दाश्त करना पड़ रही थी। तकलीफ की शिद्दत इस कदर थी कि मैं सिवाय तकलीफ के मुतालिक सोचने के और कुछ न सोच पाता, और इस अरसे में मेरे जहन से रजिया के बारे में सारा तजस्सुस खत्म हो गया। जब आदमी की अपनी जिंदगी खतरे में हो तो दूसरों के बारे में कुछ कम ही सोच पाता है, चाहे उस शख्स से उसका कितना ही गहरा जज्बाती रिश्ता हो, जिसके बारे में वो कुछ जानना चाहता हो। 3 दिन दुख भरे दिन गुजरने के बाद मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ। इस दौरान मैंने हमजाद को भी सख्त अजियत में मुब्तला देखा था। जब भी मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ती, मैं महसूस करता कि वो भी मेरे दुख में बराबर का शरीक है। आदमी भी अजीब शय है, किसी दूसरे को भी अपने साथ तकलीफ में मुब्तला देकर उसका हौसला और बढ़ जाता है और वो मजीद मसाइब बर्दाश्त करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। यही कैफियत कुछ मेरी भी थी। मुझे हमजाद को तकलीफ में मुब्तला देखकर एक अजीब से सुकून का एहसास होता और मेरे दिल में यह एहसास पैदा होता कि मैं अकेला नहीं हूँ, कोई और हस्ती भी मेरे साथ है। मैंने ये 3 दिन गुजर जाने के बाद महसूस किया कि मैं अपने जिस्म को मामूली सी हरकत दे सकता हूँ। मैंने अपना दायां हाथ उठाने की कोशिश की और मेरे मुंह से कराह निकल गई। मैंने अपनी कोशिश छोड़ दी और अपने खुश्क होंठों पर जुबान फेरने लगा। अभी अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश ना कीजिए। हमजाद ने महसूस कर लिया कि मैं अपने जिस्म को हरकत देने की कोशिश कर रहा हूँ। हमजाद, मैंने बमुश्किल कहा। मुझे इस वक्त खुद अपनी आवाज अजनबी सी लग रही थी, जैसे किसी बच्चे की आवाज हो, बारीक सी। 7वें दिन मैंने खुद को इस काबिल किया कि बोल सकूं। इस एहसास के साथ ही मेरे जहन में भूलते हुए सवालात ताजा हो गए और मैं उनके जवाबात मालूम करने के लिए बेताब हो गया। मैं रजिया के बारे में सब कुछ जानने के लिए एक बार फिर बेचैन हो गया और मेरी बेचैनी हमजाद से छुपी हुई नहीं थी। फिर हमजाद ने मुझे रजिया के बारे में जो कुछ बताया, उसने मुझे सख्त मुज़तरिब और बेचैन कर दिया। वो वाकयात ही ऐसे थे। ये दिन कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे ये दिन, मैंने बेताबी से कहा। जहां इतने दिन बीत चुके हैं, ये दिन भी गुजर जाएंगे, हमजाद ने मुझे तसल्ली दी। मैं रजिया को तबाह हरगिज नहीं होने दूंगा, हरगिज नहीं। वो मेरे बच्चे की माँ है, मैं बोला। फिलहाल तो मैं ऐसी हालत से दो चार हूँ कि उसके बारे में कुछ ज्यादा मालूम भी नहीं कर सकता। मेरे इम्कान में सिर्फ ये है कि अगर उसके बारे में कुछ मालूम भी हो जाए तो खामोशी इख्तियार कर लूं, इसलिए कि मैं इस वक्त उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या खबर, कौन जाने वो तबाह होने से बची भी है या नहीं। वो दुनिया ही ऐसी है जहाँ सिर्फ जान देकर इज्जत आबरू को महफूज किया जा सकता है। हमजाद के लहजे में उदासी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये इंतहाई कदम उठा चुकी हो हमजाद? अगर ऐसा हुआ तो मैं उन बाजारों और उन गली कूचों को जहन्नम का नमूना बना दूंगा। मेरी आवाज गुस्से से कांपने लगी।
नहीं, अभी वो जिंदा है, हमजाद ने जवाब दिया। फिर मुझे जैसे कुछ याद आ गया। मैं बुड़बुड़ाया, मैं उसे देख सकता हूँ, मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ। आपका इज़्तिराब और बेचैनी बढ़ जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। बेहतर यही है कि 40 दिन गुजर जाने दें, उससे पहले हम उसके लिए कुछ न कर पाएंगे। और अगर उसे आपने किसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया तो आपकी रूह और भी मुस्तरिब और बेचैन हो जाएगी। बेबसी और मजबूरी का एहसास और शिद्दत इख्तियार कर लेगा। ये भी जानता हूँ कि आप तसव्वुर की कुव्वत को मुतहर्रिक करके उसे देख सकते हैं कि वो किस हाल में है, लेकिन बेहतर यही है कि आप ऐसा ना करें। हमजाद के लहजे में दरख्वास्त थी, गुजारिश थी, लजाजत थी। वो जो कुछ कह रहा था उसमें मेरी ही बेहतरी थी। मैंने खुद पर जबर करके उसकी बात मान ली और वो मेरी तरफ तशक्कर अमेज नजरों से देखने लगा। और फिर एक रोज, मुबारक हो आपको, आपने दुख भरे 40 दिन गुजार लिए, नई जिंदगी मुबारक हो, हम आज ये शहर छोड़ रहे हैं। हमजाद की आवाज में खुशी का अंसर शामिल था। मेरे सामने उस वक्त अनवाउ इकसाम के खाने चुने हुए थे। मैं कुछ ही देर पहले गुस्ल करके नए कपड़े पहन चुका था। मुझे याद है कि जब पहली बार मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ था तो मैंने एक ऐसी मुसरत महसूस की थी जैसे सारी कायनात मेरी झोली में आन पड़ी हो। मैंने खुशी से पागल होकर हमजाद को गले लगाना चाहा और इस कोशिश में मैं खुद ही अपने दोनों बाजू फिजा में लहरा कर रह गया, क्योंकि हमजाद का वजूद तो मादी था ही नहीं। ये शाम का वक्त था, खानका में हल्का हल्का धुंधलका फैलने लगा था। हमजाद ने चिराग रोशन कर दिया। ये सफर हम किस तरह करेंगे, मैंने हमजाद से दरियाफ्त किया। जैसे आप चाहेंगे, आज खुशियों का दिन है, आज हमें एक नई जिंदगी मिली है, आज का दिन खदशों और फसफसों का नहीं है, हमजाद ने जज्बात में जवाब दिया। अब जिस कदर जल्द हो सके रजिया तक पहुंच जाएं, बेहतर है, अब मैं ज्यादा सफर नहीं कर सकता। मुमकिन तो ये भी है कि हम आज ही वहां पहुंच जाएं, हमजाद ने जवाब दिया। तो फिर हमें आज ही वहां पहुंचना चाहिए, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। एक बार फिर मैं सहरो अफसों की सरजमीन तक पहुंच चुका था, बंगाल, जहां से बेशतर मुझे सिर्फ चंद दिन गुजारने का मौका मिला था, और वो भी इंतहाई हंगामी हालात में। मैंने बंगाल को बहुत जल्द छोड़ दिया था। मैंने लोगों से सुना था कि बंगाल की मट्टी अपनी तरफ खींचती है। मुतअद्दिद अशार भी मैंने इस सिलसिले में पढ़ रखे थे, लेकिन उससे पहले मुझ पर ऐसा कोई तासुर कायम नहीं हुआ था। पर इस बार मैंने बंगाल को महसूस किया। यहाँ मैंने अपनी जिंदगी के हसीन दिन और खूबसूरत रातें गुजारी। यहाँ मैंने मौत और जिंदगी का खेल खेला। अगर बदायूं के बाद किसी शहर के गली कूचों, दरो दीवार और बाजारों की खुशबुओं से मैंने मोहब्बत की है तो वो शहर कलकत्ता है, बंगाल का दिल कलकत्ता। सरफराज के जिस्म से राब्ता पैदा करने के दौरान मुझे रजिया के बारे में जिस बात ने फिक्र और तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था, वो बात कुछ ऐसी ही है जिसने मेरी रूह को बेचैन कर दिया। इसी वजह से मुझे जल्द अज जल्द कलकत्ता पहुंचने की ख्वाहिश थी। वो बात ही कुछ ऐसी है जिसने मेरी रूह को बेचैन कर दिया था। इसी वजह से मुझे जल्द अज जल्द कलकत्ता पहुंचने की ख्वाहिश थी। मेरी कटी हुई गर्दन को सरफराज के जिस्म से आहंग होते देखकर रजिया वहशतज़दा हो गई थी। इस दहशतनाक नजारे ने उसके हवास गुम कर दिए थे और वो अपने अंजाम से बेखबर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी। सरफराज ने निस्फ शब गुजरने के बाद जिन लोगों को वहां बुलाया था और जिनसे वो रजिया के खूबसूरत जिस्म की निस्फ रकम भी वसूल कर चुका था, वो लोग बाहर इसी ताक में बैठे थे कि कब दरवाजा खुले और कब सरफराज उन्हें अंदर बुलाकर रजिया के बेहोश जिस्म को उनके सुपुर्द करे। उन्होंने सोचा ये था कि मुमकिन है लड़की को बेहोश करने में सरफराज को कुछ वक्त लग गया हो और अभी वो काबू में न आई हो, इसलिए दरवाजे पर 3 बार दस्तक देने और कोई जवाब न मिलने के बावजूद भी वो वहां से नहीं हटे थे। फिर जैसे ही रजिया दरवाजा खोलकर बाहर निकली, उन्होंने उसे एकदम पकड़ लिया। रजिया उस वक्त चीखी भी थी और वही चीख बेहोश होने से पहले मैंने सुनी थी। उन लोगों ने समझा ये कि रजिया सरफराज के काबू में नहीं आ सकी और वो फरार होने की कोशिश में है। रजिया थी भी उस कदर वहशतज़दा, इसलिए उसका ये सब सोचना बहक बेजानब था। वो बर्दा फरोश रजिया को अगवा करके उसी रात बदायूं से फरार हो गए। फरार होने के इंतजामात वो पहले ही कर चुके थे। वो लोग रजिया को लेकर किसी तरह कलकत्ता पहुंच गए, जहां उन्होंने एक बड़े डेरेदार तवाइफ के हाथ रजिया को फरोख्त कर दिया और इस तरह रजिया एक शरीफजादी से कलकत्ता के बहू बाजार की रौनक बन गई। रजिया उन लड़कियों में से नहीं थी जो हालात से बहुत जल्द मुसालियत कर लेती हैं। नए हालात में रजिया ने जबरदस्त मुदाफियत का सबूत दिया। कोशिश के बावजूद अभी तक वो तवाइफ रजिया को राम करने में कामयाब न हो सकी थी। रजिया को अभी तक सख्त पहरे में रखा गया था और उससे मिलने की किसी को इजाजत न थी। सिर्फ वो तवाइफ और उसके कुछ गुर्गे ही उस बात से वाकिफ थे कि बहू बाजार में एक हसीन फूल का इजाफा हो चुका है। तवाइफ ज़हीन, समझदार और जमाना साज थी। वो जानती थी कि तशद्दुद कर के जरिए वो किसी तरह भी रजिया को किसी बात पर आमादा नहीं कर सकती।
اس لیے اس نے رضیہ کو ہموار کرنے کے لیے دوسرے ذریعے استعمال کیے۔ انہی ذریعوں میں ایک ذریعہ دلال بسجی تھا۔ دلال بسجی جو کلکتہ کے اعلیٰ طبقے میں دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑی پراسرار قوتوں کا مالک ہے، لیکن دلال بسجی تک رسائی حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ طوائف جس کا نام ممتاز بیگم تھا کافی دن سے اس کوشش میں تھی کہ دلال بسجی صرف ایک بار اس کے کوٹھے تک آ جائے۔ وہ اس سے پہلے بھی دلال بسجی کو ایک اور لڑکی کے سلسلے میں استعمال کر چکی تھی۔ رضیہ کے معاملے میں بھی ممتاز اس بات پر تیار تھی۔ اس نے کئی بار دلال کے پاس پیغامات بھیجے تھے، لیکن دلال نے ابھی تک اپنی رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جس دن میں بدایوں سے کلکتہ کے لیے روانہ ہونے والا تھا، حمزاد نے مجھے بتایا کہ دلال بسجی نے آج رات ممتاز کے کوٹھے پر آنے کی حامی بھری ہے، اور یہ اطلاع پا کر میں بے چین ہو گیا تھا۔ حمزاد نے مجھے رات ہونے سے قبل کلکتہ پہنچا دیا تھا۔ کلکتہ پہنچتے ہی میں نے اس سے بہو بازار چلنے کی فرمائش کی تھی۔ میرے جسم پر رئیس زادوں کا سا لباس تھا اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں چمک رہی تھی۔ یہ وہی انگوٹھیاں تھی جو سرفراز پہنے ہوئے تھا، اور اب سرفراز کے جسم کے ساتھ ساتھ میری ملکیت بن چکی تھی۔ میں بہو بازار پہنچا تو بازار کی رونق جاگنے لگی تھی۔ یہ تقریباً 7 بجے کا وقت تھا۔ میں فوراً اس لیے یہاں پہنچا تھا کہ دلال بسجی کے وہاں آنے سے پہلے اپنا رنگ جما لوں۔ میرے دل کو اس وقت کافی دن بعد شرارت سوج رہی تھی۔ ایک طویل عرصے کے بعد میری انا کی تسکین کا سامان ہو رہا تھا۔ میں بڑے روب اور تمکنت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک فٹن فٹ پاتھ کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے 3-4 نوجوان کود کر فٹ پاتھ پر کھڑے ہو گئے۔ ان نوجوانوں کے عجیب سے لباس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ ان کی حیت ہی ایسی تھی کہ انہیں دیکھ کر آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وہ اپنے جسموں پر لمبے لمبے لبادے اوڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لکڑی کے بہرنم سے سیاہ ڈنڈے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی فٹن سے کودے انہوں نے ایک ہلکا سا بنا لیا، بالکل اس طرح جیسے اب فٹن سے بہت اہم شخصیت باہر آنے والی ہو اور وہ نوجوان اس کے باڈی گارڈ ہوں۔ نوجوانوں کی گردنوں میں بڑی بڑی مالائیں اور پاؤں میں کھڑاویں تھیں۔ میرے قدم خود بخود وہاں رک گئے اور میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ عجیب و غریب تماشا دیکھنے میں محو تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور سرخ و سفید نوجوان فٹن سے اترا اور باہر کھڑے ہوئے نوجوانوں کے سر جھک گئے۔ اس نوجوان کے جسم پر بھی ویسا ہی لباس تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا لبادہ ریشمی تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑھے ہوئے تھے۔ میرے قریب کھڑے ہوئے کسی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا، دلال بسجی، اور میں بے ساختہ چونک پڑا۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے۔